Hello students. So today we'll be studying about various types of friction. So students, we had seen in the earlier classes what do we mean by friction and what are the causes and factors affecting friction. So in this section, let us now study about various types of friction. So there are many types of friction, but mainly what we'll be studying here will be three types of friction. So these three major types of frictions are static friction, sliding friction and रोलिंग फ्रिक्शन. अब बच्चों इसके अलावा लिक्विड फ्रिक्शन या गैसेस फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं एयर फ्रिक्शन एंड लिक्विड फ्रिक्शन, इन दोनों को कलेक्टिवली एक टर्म दिया जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा एंड ऑफ द चैप्टर में. तो हम उस टॉपिक को अलग से लेंगे बच्चों. अभी जो हमारा कंसंट्रेशन है वो है कि हम ये जो तीन फ्रिक्शन के टाइप्स हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शंस को समझते हैं. तो इनको समझने के लिए आप कंसिडर करें, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट बच्चों एक सरफेस पे पड़ा है. तो लेट अस से दिस इज द सरफेस and it is placed on this surface. This is a surface. Now if we are applying some force on this object, then what will happen? It will move or it will not move. If the force is sufficient enough to overcome the friction which is applied at this surface, and in which direction the friction is working? The friction is working in the opposite direction. All right. So if this force is sufficient enough to overcome the frictional force, then the object will move, isn't it? But अगर ये force, applied force, is not able to move this object, that doesn't mean that there wasn't any frictional force. What do I mean to say is that कि ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट मूव करने से पहले, स्टैटिक मतलब होता है बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक का मतलब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. दैट मीन्स दैट whatever force we are applying on this object, till the object does not move, up till that time, whatever frictional force is there which is avoiding and which is protecting this object from moving will be your static friction. इसका मतलब क्या है? हम जब तक इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, इस पे जब आप एक फोर्स लगाते हो पर वो ऑब्जेक्ट हिलता तो नहीं है, थोड़े टाइम बाद हिलता है जब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देते हो. तो जब तक वो फोर्स उस लेवल तक नहीं पहुंच जाए, जब तक कि वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ पाए, मोशन में जाए, तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स उसको मूव करने से रोकता है वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहे और उस पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं. So it will be there, it will always be there till the object is at rest. ये आपको क्लियर हुआ? इस पे मैंने ये फोर्स तो लगाया है पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर, अभी तक मूव नहीं किया है. पर ये फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि कुछ इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जरूर लग रहा है जो इसको मूव करने से रोक रहा है. तो वो जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इसको समझने के लिए बच्चों एक डायग्राम देखते हैं. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन विच इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेस्ट. स्टैटिक का मतलब ही होता है स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट. तो ऐसा फ्रिक्शन वो ऑब्जेक्ट पे काम करता है जब तक ऑब्जेक्ट किस पे रहता है? रेस्ट पे. तो एग्जाम्पल, ये जो आपको
this person is applying some force. Okay, so this person is applying some force on this box, but till the time the box is not moving, till the time the box is not moving, although the force is exerted, इस पे फोर्स लगा रहा है ये, पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो जब तक ये मूव ना करे तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ये मूव करने लगेगा ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और फ्रिक्शन बन जाएगा जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहे तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे तो मूव कैसे करेगा बच्चों? इट विल बी स्लाइडिंग ऑन दिस सरफेस। अब इसने जो फोर्स लगाया लगाया लगाया, जब इंक्रीज कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करने लगता है। इट स्टार्ट्स मूविंग, इजंट इट? ये मोशन में आ जाता है। तो मोशन में आने का मतलब क्या होता है बच्चों? मोशन में आने का मतलब ये है कि अब जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा, वो फ्रिक्शन अब जो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, दैट विल बी नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिकॉज this object is sliding on a surface. So we should be able to understand these two concepts. Static friction कब लगता है? जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उस पर हम अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं, जब तक वो मूव ना करे तब तक उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, स्लाइड करने लगता है ग्राउंड पर या सरफेस पर, वो फ्रिक्शन अब स्टैटिक न रह के उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ऑलराइट, ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट फ्रिक्शन। अभी जैसा मैंने आपको बताया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन which is exerted when the object slides over a surface. For example, जब एक बच्चा एक स्लोप से नीचे आ रहा है, स्लाइड कर रहा होता है, तो ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, दिस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट विच इज स्लाइडिंग ऑन द स्लोप। तो इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग। ऑलराइट, okay, so let us move to the next friction. Last one is rolling friction. Now what will happen, students? If the object is having some sort of, suppose tires, if the object is having some sort of tires, तब इसको अगर हम मूव करें और ये मोशन में हो तो ये जो टायर्स और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो वर्ड रोलिंग से क्या मतलब है? व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस, जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा, वो रोल कर रहा है, तब जो फ्रिक्शन लगता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। सो this is the case, this object is rolling. You can see here, this will be rolling on this surface. So this is the case of a rolling friction, this is the case of a sliding friction, and this is the case for a static friction. अब बच्चों आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, एक जब हैवी बॉक्स है, इस हैवी बॉक्स को जब स्टार्टिंग में, ये रेस्ट पर है, जब इसको मैं स्टार्टिंग में पुश करता हूँ तो उस समय मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना होता है इसको हिलाने के लिए। पर जैसे ही ये ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से मूव करने लगता है, जैसे ही ये अपनी प्लेस से मूव करने लगता है, उस समय अगर मुझे इसको पुश करना हो और कंटिन्यू पुश करते रहूं तो वो आसान होता है। What do I mean to say is that it is difficult in start for us to
move this object which is at rest, but once it start moving, we find it easier to keep it moving, isn't it? हम एक बार जब ये मूव करने लगेगा तो उसके मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए हमें आसानी रहती है, पर स्टार्टिंग में इसको मूव करना मुश्किल होता है। इससे क्या हमको पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बच्चों, वो हमेशा ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो वो फ्रिक्शन उसमें कम लग रहा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी मूवमेंट में है ना, इट इज़ मूविंग। बट एक ऑब्जेक्ट जब एक रेस्ट पर होता है उसको मुझे मूव करना मुश्किल होता है। So we confirm that the sliding friction is less than the static friction. Okay. Then one more thing. What about rolling friction? Rolling friction is much more easier, much more when the rolling friction is there, it is much more easier for us to move an object. That means what? Rolling friction तो सबसे कम होना चाहिए। यही कारण है बच्चों कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें टायर्स लगे होते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम से कम हो और हम लोग व्हीकल्स को आसानी से चला लें। आप लोगों ने ये फील किया होगा कि जब आपके साइकिल चलाते वक्त जब टायर्स फ्लैट हो जाते हैं, इन द सेंस जब पंक्चर हो जाते हैं, तो उस साइकिल को चलाना मुश्किल होता है। पर उसी साइकिल में जब एयर आपके टायर्स के अंदर एयर फिल होती है तो वो साइकिल आसानी से चलती है, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस जब फ्लैट टायर्स हो जाते हैं तो वो उसको स्लाइड करना, उसको मूव करना ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, पर रोल करना बहुत आसान है। एक इमेजिन करिए आपके पास में एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है? उस बॉक्स को अगर मुझे स्लाइड करवाना है तो स्लाइड करना उसको आसान होगा, या अगर उसी बॉक्स के नीचे टायर लगा दिए जाएं अब उसको मूव करना आसान होगा? तो नेचुरल है, जब एक ऑब्जेक्ट के टायर्स लगे होते हैं तो उसको मुझे मूव करना, रोल करवाना आसान होता है। इसका मतलब ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज द लीस्ट फ्रिक्शन अमॉन्ग ऑल दीज थ्री कैटेगरीज। तो अब हम इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज मोर, अरेंज दीज थ्री फ्रिक्शनल फोर्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर, सपोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? सबसे कम कौन सा? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम से स्टार्ट करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, रोलिंग फ्रिक्शन इज द लीस्ट वन। ओके, रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा क्या बड़ा होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो लेट अस से दिस इज SL। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। और इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा कौन सा है? That is static friction. Static friction. So among these three frictional forces, which is the सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर इन विच वी हैव अरेंज्ड इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो यू विल फॉलो फ्रॉम स्टैटिक फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? रोलिंग फ्रिक्शन टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो हियर यू कैन सी दैट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, चलिए नाउ let us see why friction is useful for us, or in the other words, the friction is the advantages of having friction. So इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमको वॉक करना है तो भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है, बुक पे लिखना है, कॉपी पे लिखना है तो भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कुछ यूजेस। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप लोग बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू होल्ड अ टम्बलर
ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड एंड द टम्बलर। अगर हमारे हैंड और, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हाथ और ग्लास के अंदर, टम्बलर एंड द हैंड, इस अगर हमारे ग्लास या टम्बलर और के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हम इसको उठा पाएंगे? क्या हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पाएंगे, उठा पाएंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो? द आंसर इज नो। इमेजिन करो इस ग्लास के ऊपर ऑयल की एक लेयर है। अब इस ग्लास को अगर हमें उठाना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट गेट्स स्लिपरी, isn't it? Because the friction is almost very less. When the friction is less, it is difficult for us to do work. So friction in this case is important. Similarly, the friction between the feet and ground helps us to walk, help us to run. तो आपने देखा होगा उसेन बोल्ट को सब जानते हैं, तो आपने जितने भी एथलीट्स देखे हैं, जितने भी फुटबॉलर्स देखे हैं, है ना, जितने भी आपने क्रिकेटर्स देखे हैं, तो उनके शूज़ के नीचे तो स्पेशली जो ग्रूविंग होती है वो स्पाइक्स के जैसे स्पाइक्स लगे हुए होते हैं ना उनके शूज़ के नीचे। वो स्पाइक्स से क्या होता है, स्पाइक्स लगने से फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं ग्राउंड में और ज़्यादा अच्छे से वो दौड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन वो इंक्रीज कर रहे होते हैं किसके बीच में? शूज़ एंड सरफेस के बीच में। तो बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन दे आर एबल टू हैव मोर और बेटर ग्रिप and therefore they are able to run fast without slipping, isn't it? अगर शूज़ फ्लैट होते तो स्लिपरी होता और वो बार बार गिर रहे होते, है ना। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा बारिश के टाइम पे जब पानी होता है सरफेस पे, तब आप जब अपने स्लीपर्स पहन के वॉक करते हैं या दौड़ते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं गिरने के, isn't it? So this is so we have to increase the friction if we have to walk properly on ground. Similarly, you have seen that it is possible to write with a pen or pencil on a paper due to friction between pen and pencil and the paper. पेपर पे लिखना आसान होता है बच्चों, और मैंने पहले भी आपको बताया था ग्लास पे अगर उसी बॉल पेन से अगर आप ग्लास पे लिखोगे तो मुश्किल होता है, बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन ग्लास एंड द बॉइंट पेन is very less, and the friction between ballpoint pen and the paper is more, so you are able to write uh, in a better way on a piece of paper, so there the friction is helpful for us. Similarly, when I am writing something on the blackboard with a piece of chalk, at that time also the friction is required, otherwise I won't be able to write it properly. Then you have seen that the friction is necessary for between the tires and the road to that helps the automobiles to move on the roads. अब बच्चों आपने ये देखा है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनको रोड पे अगर चलना है तो भी फ्रिक्शन टायर्स और रोड के बीच में ज़रूरी है, विदाउट दैट दे वोंट बी एबल टू मूव। तो ये जितनी भी कार्स, साइकिल्स या आप टू व्हीलर्स देखते हैं, फोर व्हीलर्स देखते हैं, सभी के बीच में रोड और टायर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, तभी दे आर एबल टू मूव। विदाउट फ्रिक्शन वो स्लिप हो जाएंगे और दे वोंट बी एबल टू मूव प्रॉपरली, इजंट इट? और ब्रेक्स भी अप्लाई करेंगे तो रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ज़्यादा कम होगा तो वो क्या होगा, एक जगह पे रुकेगा नहीं, है ना, और आगे अपने आप चलता जाएगा। ब्रेक्स काम ही नहीं करेंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नाउ स्टूडेंट्स विल मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आप याद करें, ब्रिक्स हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर आपने एक बिल्डिंग देखी हो तो बिल्डिंग में भी बच्चों जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। अगर उन ब्रिक्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या हम कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे? द आंसर इज नो। सो द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रिक्स ऑल्सो हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो हर एक चीज़ में आपने देखा फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर बच्चों फ्रिक्शन कई बार हमारे लिए अनडिज़ायरेबल भी होता है, यानी अब हम देखेंगे बच्चों व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ऑलराइट, फ्रिक्शन ज़रूरी भी है, और फ्रिक्शन कहाँ नुकसान करता है उसे हम कहते हैं अनडिज़ायरेबल। एंड तभी बच्चों आपसे क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछा जाता है, वाई फ्रिक्शन इज़ ए फ्रेंड एंड अ फो। फो मतलब होता है दुश्मन। तो फ्रिक्शन
हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो दुश्मन का पढ़ रहे हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं उसके डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या होगा। तो आपने देखा है सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। सो वियरिंग ऑफ शूज़ होता है, आपने आपके स्लीपर्स देखे हैं, जब वो न्यू होते हैं तो यू आर एबल टू वॉक प्रॉपरली ऑन ग्राउंड, बट जब वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, वियर एंड टीयर हो जाता है, तो आप लोगों ने देखा है इस तरीके के आपके शूज़ हो जाते हैं, वियर एंड टीयर। और ये वियर एंड टीयर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वियर एंड टीयर भी नहीं होता। तो ये एक नुकसान हुआ फ्रिक्शन इसका। दूसरा आपने देखा है बच्चों, द टायर्स ऑफ बाईसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इनके टायर्स भी जो हैं बहुत टाइम बाद में आप लोगों को चेंज करवाने होते हैं, है ना, कार्स के या टू व्हीलर्स के। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वो टायर पूरी तरीके से दे वियर आउट। तो वो वियरिंग आउट को अब आप रिप्लेस तो कर नहीं सकते, तो यू रिप्लेस इट बाय न्यू टायर्स। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज। देन the steps of staircases and foot over bridges in railway stations wear out due to friction। तो आपने देखा होगा staircases, और ये जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो staircases हैं इनकी wearing out क्यों होती है? क्योंकि friction बहुत ज़्यादा ये यूज़ में होते हैं। तो foot over bridges जो होते हैं वो आपने देखा है, staircases को देखा है, इनकी भी wearing out friction के कारण ही होती है। देन नाइफ्स एंड रेजर्स लूज देयर शार्प एजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो आपने देखा होगा वेजिटेबल नाइफ आप लोगों के घर पे, जब आप ये फ्रिक्शन के कारण ओवर द टाइम ये क्या होता है बच्चों, ये कहीं ना कहीं से ब्लंट हो जाता है। अब ब्लंट होने के कारण वेजिटेबल्स को कट करना आसान नहीं होता। इसी तरीके से जो रेजर्स हैं शेविंग के पर्पज़ से जो यूज़ करते हैं, वो भी थोड़े दिनों बाद में उसकी ब्लेड को हमें चेंज करके न्यू ब्लेड लेनी होती है, क्योंकि वो ब्लेड जो है उसकी जो शार्पनेस है फ्रिक्शन के कारण ख़त्म हो जाती है। तो न्यू ब्लेड इज टेकन। सो व्हाई इट इज़ टेकन? बिकॉज दे लूज देयर शार्प एजेस, दे गेट ब्लंट। तो वो ब्लंट से अगर आप देखोगे अब उससे जो कट करना होगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये इसके अलावा भी बहुत सारे डे टू डे लाइफ में आप एग्जाम्पल्स देखते हैं, सो इन विच द फ्रिक्शन इज़ बैड। इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, जब आप एक रोड हो और वो रफ हो, उस पर अगर आप फेल करते हो, है ना, व्हेन यू फेल डाउन ऑन दैट रोड, देन यू आर प्रोन टू गेट मोर इंजरी, है ना, आपको ज़्यादा नुकसान होता है ज़्यादा। पर अगर आप ऐसी सरफेस पे फेल करें जहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो कम हो कंपैरेटिवली, तो आपको वहाँ नुकसान कम होता है। उस रोड की जगह अगर आप एक कोई प्लेन सरफेस पे गिर रहे होते जहाँ आपको चोट लगने के नुकसान कम होते, तो वो वहाँ फ्रिक्शन कम होता। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं बच्चों, फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ द फ्रिक्शन इज़ एक्टिंग एज अ फ्रेंड एंड अ फो। ओके, तो उस केस में आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बताने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। चलिए अभी हमने बात किया था फ्रिक्शन कहीं हमारे लिए ज़रूरी है और कहीं पर फ्रिक्शन जो है हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। पर जहाँ ज़रूरी है तो हमें वहाँ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के मेथड्स भी पता होने चाहिए। तो फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए? तो सबसे पहला है बच्चों, to increase the friction we have to increase the roughness of the surfaces in contact। कोई दो सरफेस के बीच में अगर मैं रफनेस को बढ़ा दूं, है ना, इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द रफनेस देन आई एम इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। तो रफनेस के बढ़ाने के क्या तरीके हैं? मैं सरफेस को रफ नहीं कर सकता। मैं सरफेस पे अगर वॉक कर रहा हूँ तो मेरे शूज़ को मैं ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए ग्रूविंग उसमें ज़्यादा कर सकता हूँ, है ना। सो द वर्ड इज द शूज आर ग्रूव्ड। सो दिस वर्ड यू हैव टू लर्न बच्चों, द ग्रूविंग ऑफ शूज। ग्रूविंग ऑफ शूज क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से आपके जब शूज़ नए होते हैं तो आप इनमें देखते हैं कि इसमें डिज़ाइंस होती हैं, है ना, देर आर डिज़ाइंस इन दिस। सो यू कैन सी हियर
इसमें भी यहाँ पर भी आप लोगों के डिज़ाइंस बनी हुई हैं, है ना, दीज इज, और इनमें गैप्स हैं, सोल के अंदर क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। इस तरीके के सोल्स को हम कहते हैं द सोल्स आर ग्रूव्ड, दे एंड इट इज नोन एज ग्रूविंग ऑफ सोल्स। सो ग्रूविंग ऑफ सोल्स क्या देते हैं आपको, इट गिव्स यू मोर ग्रिप टू वॉक। यही कारण है कि न्यू शूज़ पहन के जहाँ पर सोल्स ग्रूव्ड होते हैं यू आर एबल टू वॉक प्रॉपरली ऑन अ ग्राउंड। पर अगर शूज़ ओल्ड हो जाते हैं तो द चांसेस ऑफ गेटिंग स्लिप्ड over a surface is more. Okay, the next is treading of tires. Okay, so this word you have to understand, treading of tires of vehicles. What do we mean by treading of tires? तो टायर्स में भी आपने देखा होगा, जो टायर्स होते हैं when you purchase a new bike or when you see a new bike, you have observed that in the tires there are treading means what, there are some gaps. So this, in this tires also there are some gaps to provide more grip. So this pattern is known as treading. ओके, एक लेवल में नहीं है, एकदम फ्लैट नहीं है। देखो आप यहाँ पर थोड़ा अंदर जा रहा है, ऊपर आ रहा है, इस तरीके से आप इसमें कुछ गैप्स छोड़ते हो ताकि मोर रफनेस आप प्रोवाइड कर पाओ टायर्स को। तो रफनेस प्रोवाइड करने के लिए यू आर्टिफिशियली मेक द टायर्स इन ए वे इन विच the grip is increased, है ना, to the hold of the tires on the surface is more and is better. So this is known as treading of tires. So the treading of tires is to increase the grip on the road. all right, पर ये टायर्स भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए जब आप यूज़ करते हो तो ये जो ट्रेडिंग है ये ओवर द टाइम ख़त्म हो जाती है और ये टायर्स क्या बन जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट। और फ्लैट टायर्स की ग्रिप नहीं होती है तो वो ज़्यादा ब्रेक्स जब आप अप्लाई करते हो तो ज़्यादा वो आगे जा कर के रुकते हैं, तो हम बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है, अब हम टायर्स को चेंज कर लें, है ना। चलिए, द ब्रेक पैड्स ऑफ द व्हीकल्स आर रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं ना, साइकिल में भी देखा होगा आपने और कार्स में भी होता है, व्हीकल्स में। तो दीज ब्रेक पैड्स आर रफ टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स, है ना, दे आर मेड रफ। इनको जितना रफ बनाएंगे वी आर एबल टू मूव, वी आर एबल टू स्टॉप द मूविंग व्हीकल्स इन ए प्रॉपर वे व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। सो these brake pads are also made rough. इसके अलावा बच्चों जिम्नास्ट अप्लाई कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स फॉर अ बेटर ग्रिप। व्हाट डू यू मीन बाय कोर्स सब्सटेंस? कोर मतलब होता है, कोर्स होता है मतलब कि रफ। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ एक जिम्नास्ट को देखा है, इसके हैंड्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ इसने क्लोथिंग, एक सब्सटेंस अपने हाथ पे बांध रखा है, क्लोथिंग बांध रखी है, एंड दिस इज कोर्स इन सेंस दिस इज प्रोवाइडिंग मोर रफनेस टू हर हैंड्स एंड ग्रिप इसको एक बैटर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि ये जो है इजीली इसके ऊपर रोल मूव कर पाए ना, इसके ऊपर अच्छे से जो है अपनी एक्टिविटीज़ को कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है शी इज़ इंक्रीजिंग द ग्रिप to make the grip better. She has used a coarse substance, that is these clothing she has used. तो ऐसा करने से ग्रिप को आप इंक्रीज कर रहे हो ना। अगर आप सिंपल प्लेन अगर नेकेड हैंड से अगर आप इसको पकड़ोगे देन इट द ग्रिप्स आर नॉट दैट बेटर। तो इसके लिए भी you are using the coarse substance on your hand for the better grip. So these are some of the ways. इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ द फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अभी हमने देखा बच्चों कि फ्रिक्शन को हमने इंक्रीज किया। तो फ्रिक्शन इंक्रीज कब करते हैं, जब फ्रिक्शन से हमको कुछ फ़ायदे हों। फ्रिक्शन को डिक्रीज कब करना है, जब हमें फ्रिक्शन से नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने एक देखा होगा व्हेन यू प्ले कैरम, तो जब व्हेन यू आर प्लेइंग कैरम तो आप उस कैरम बोर्ड के ऊपर कुछ पाउडर डालते हो। वाई यू आर यूजिंग पाउडर? यू आर यूजिंग पाउडर टू डिक्रीज द फ्रिक्शन
तो जिससे जब आप कॉइन्स को स्ट्राइकर से मारते हो तो स्ट्राइकर और कॉइन्स आसानी से उस बोर्ड पर मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर पाउडर नहीं होता बोर्ड पे तो मुश्किल आती। तो आप लोगों ने देखा है बच्चों, सो दी lubricants like powders or oils or grease are used. So this is a game in which you are seeing these persons are playing carom board. So you can see the powder is spread on this carom board. So why we are spreading powder? In order to decrease the friction so that the coins can easily move, the striker can easily move on the board. Similarly, नेक्स्ट इज यूजिंग द रोलर्स एंड व्हील्स। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट को, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पर उसको रोल करना ज़्यादा आसान होता है। तो रोल करने से क्या होता है? रोल करने से, व्हील्स लगाने से उसका फ्रिक्शन जो है वो हम कम कर रहे हैं। सो ट्रॉली बैग्स को आपने देखा है, ट्रॉली बैग्स को स्लाइड करना तो बहुत मुश्किल था, पर जब से इसके रोल्स यानी कि व्हील्स लगा दिए हैं, रोलर्स लगा दिए हैं, इट इज़ ईजी टू मूव द ट्रॉली बैग्स, इजंट इट? कार के अंदर भी जो व्हील्स हैं, इससे हम कार को आसानी से मूव कर पा रहे हैं विदाउट, इमेजिन करिए व्हील्स ना हो और अब आपको कार को मूव करना हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ दीज आर सम ऑफ द वेज इन विच वी आर डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन। देन वन मोर मेथड इज यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स, अच्छा बच्चों बॉल बियरिंग्स क्या होते हैं? तो बॉल बियरिंग्स कुछ इस तरीके से होते हैं, आपने यहाँ देखा होगा है ना, ये छोटी छोटी बॉल्स बेयरिंग्स होती हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं व्हेन समथिंग इज रोटेटिंग। फॉर एग्जांपल फैन हो, साइकिल का जो आपने टायर देखा होगा तो उसके अंदर भी, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हो छर्रे, है ना, ये जो बॉल बेयरिंग्स है, ये अगर उसके अंदर नहीं हो तो साइकिल को रोटेट करने में, व्हील को रोटेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो these ball bearings are reducing the friction and it is allowing the cycle wheel to rotate properly. Okay, so here you have seen the ball bearings in ceiling fans, bicycles, vehicles. They reduce the friction and the fans can easily rotate. Bicycle के wheels हैं वो भी easily they can move. So all these methods are used in order to reduce the friction. There are many other methods also, but these are some of the examples that you should understand. So thank you very much, students. In the next slide, we will be studying about the fluid friction. All right. So तब तक के लिए आप जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you very much and have a good day.